नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। मतलब ये कब से हम सुनते आए हैं कि जो बड़े हैं, परिवार घर के मुखिया हैं, जिनका जीवन का अनुभव है और जो भी परिवार है उसकी परिस्थिति में उनका मुख्य भूमिका है, तो वो बच्चों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन उत्पात भी कैसा उत्पात? कम से कम ये कहावत या कि ये एक आकलन करने वालों को, समाज का, परिवार का, बड़े छोटों के रिश्ते का, तो कम से कम ये तो उन्होंने नहीं सोचा था कि कभी देश में ऐसी परिस्थिति आएगी कि जंतर मंतर में इस तरह का तंत्र चलेगा कि वहाँ पे धुर वामपंथी कुछ लोगों को बुला करके गालियाँ दिलवाएंगे। अब छोटन को उत्पात में जो ये बात है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास सूचना अधिक होती हैं, उनके पास जिम्मेदारी अलग अलग तरह की है और वो कई तरह की समस्याओं को ध्वस्त करते आए हैं। अपने विरोधियों को भी वो कई तरह से अपनी रणनीति से ध्वस्त करते आए हैं। तो उनके उद्देश्य अलग हो सकते हैं, उनके पास सूचना निश्चय ही हमसे ज़्यादा होगी, हम मान सकते हैं, और उनकी जिम्मेदारी उनकी अधिक है प्रधानमंत्री होने के नाते। तो वो समाज में एक तरह की जो परिस्थिति है उसको वो छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में जो कि इन गालीबाजों पे, अब गालीबाजों की बात करना तो ऐसा है कि उन्होंने जो कुछ कहा है ना, उसको यहाँ पे उसको सुनाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन सबको पता लग चुका है, देख लिया होगा कि किस तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, मुख्य बात यह है कि इसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो कि मीडिया में तथाकथित इन्फ्लुएंसर, यानी कि लोग उनकी बात मानते हैं, उनको सुनते हैं, देखते हैं। तो उसमें बिना किसी लगाव के एक बात तो ये है कि कुछ बालिकाओं द्वारा अपने शरीर का प्रदर्शन करके, भद्दे भद्दे नाच करके काफ़ी वो पॉपुलैरिटी बटोर रही। और ये जो स्ट्रेटजी थी, यहाँ पे रील बनाने वालों को बुलाया गया था, ये खुद स्वतः ही पहुँच गए थे। और फिर एक मैसेजिंग में देखिए, वामपंथी अपनी बात को सबके पास पहुँचाने में सिद्ध हस्ता हैं। तो यहाँ पे जो सुरक्षा बलों को गाली दी गई, हमने देखा है कि 6-6 फुट के जवान खड़े हुए हैं चुपचाप, और छटाक भर की छोरियां उनको जो है वो प्रेरित करना चाहती हैं, उनको रिस्पांस के लिए, रिएक्शन के लिए मजबूर करना चाह रही है। अंट शंट बातें बोली जा रही हैं और वो चुपचाप बेचारे खड़े हैं। और कई दृश्य ऐसे भी देखे हैं कि पुलिस वालों को, रक्षा बलों को पीटने में ये लड़कियां दौड़ दौड़ के जा रही हैं। सिर्फ लड़कियां नहीं, और कई महिलाएं भी जा रही हैं। तो भैया, मर जा मोदी का गीत कब से चल रहा है? ये तो आड़ोती आंदोलन से चल रहा है ना। इस गीत के रचयिता और गायक कौन थे? सारे वामपंथन और वामपंथन हैं। इसके श्रोता कौन थे और उसकी रील कौन बना रहे थे? सारे वामपंथी और वामपंथन हैं और उनके साथी। तो मतलब आप अपने विरोधी को चुनाव में तो हरा नहीं सकते। 200 से अधिक जिलों में माओवाद समाप्त हो गया है और अब अर्बन नक्सल और विदेशी, यानी कि सोरोस तो कहता है ना कि मैंने $1 बिलियन इतने उतने रखे हुए हैं भारत में प्रजातंत्र के पुनः स्थापन के लिए। तो एक विदेशी आदमी को, हैं, एक हंगरी वाले को, उसको क्या पड़ी है कि भारत में प्रजातंत्र की वो चिंता करे? और उसका जो ओपन सोसाइटी फोरम है भारत में, उसके कई बड़े बड़े कार्यकर्ता हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के जो जुलूस निकले हैं उसमें पाए गए। तो देखिए, ये तो सीधी सीधी सी बात है कि जब से लगातार कुछ लोग चुनाव हार रहे हैं, अधिकतर परिवारवादी चुनाव हार रहे हैं, तो परिवारवादियों ने ये सोचा था कि इस देश पे हमेशा उनका राज चलेगा। एक लंबे समय तक चला भी, परिस्थितियां ऐसी थी। तो परिस्थितियों की शुरुआत में ये था ना कि विपक्ष विहीन ही तो सरकारें चल रही थी 1947 के बाद, 52 के बाद में। तो खैर, एक लंबी बात है
लेकिन यहाँ अगर प्रधानमंत्री जी ने जो है क्षमा कर दिया है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, तो ये छोटे नहीं है। इन छोटों को तो मोहरा बनाया जा रहा है वामपंथियों द्वारा, और वामपंथियों को बड़ी घृणा, सबसे अधिक घृणा परिवारवादियों को और वामपंथियों को है प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि उनके पीछे तो ये 2002 से ही लगे हुए हैं। अरुंधति राय जैसी दुष्टा भी आई है, उसने भी गालीबाजों का समर्थन किया है। इस देश के उल्टे बाजू के जितने भी लेखक, पेंटर वगैरह वगैरह पत्रकार हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के ले आए हैं। और अमोल पालेकर जैसा महा घटिया वामपंथी वो कह रहा है, दुनिया भर के उल्टे सीधे जो है वो लेख, मतलब उदाहरण देकर के बता रहा है कि ये तिलचट्टों ने देश में कोई बहुत ही महान काम किया है, उनको धन्यवाद दे रहा है। आप पढ़िए उसको। मैं डेफिनेटली जो उस अखबार में प्रयास करूँगा कि उनको प्रश्न पूछा जाए कि इन सब इस बकवास का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। लेकिन ये जो एक परिस्थिति है, इस परिस्थिति को समझने के लिए बहुत ये अब एक स्ट्रैटेजिक निर्णय भी प्रधानमंत्री मोदी का हो सकता है। लेकिन ये कम से कम बच्चे तो नहीं हैं, और जो इनके ऊपर केस डाले जा रहे हैं वो सिविल सोसाइटी द्वारा डाले जा रहे हैं। तो उसके अंदर बात बदल जाती है कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री की बात सोच समझ करके क्या अपना केस वापस ले लेगा, क्या इन दुष्टों पे, मतलब कितना आसान है, कितना उत्पात वहाँ पे हुआ कि भाई धर्मेंद्र प्रधान अगर जो पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये दीपके और ये जो सौरभ दास और इसके साथ जो जितने भी सब चंगू मंगू है, जो करोड़ों रुपए की फीस देकर के अमेरिका से पॉलिटिकल मैसेजिंग पढ़ के आए हैं, तो ये कोई साधारण लोग तो है नहीं, ये कोई गरीब तो है नहीं। इनमें से किसने कोई इक्का दुक्का भी क्या है क्या इस आंदोलन में, जिससे नीट की परीक्षा दी हो। नीट की परीक्षा तो हो चुकी थी, उसका पेपर लीक बहुत पहले हो चुका था। ये आंदोलन उसके भाई एक बार भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन परीक्षाएं तो के पेपर तो देश में बड़े लंबे समय से लीक हो रहे हैं, 60-70 के दशक से लीक हो रहे हैं, उसके लिए कानून एक भी नहीं है। तो इस दौरान में सबसे अधिक जिन लोगों के पास में जिम्मेदारी रही सरकारों की, केंद्र में और राज्य में, क्या उन्होंने कड़े कानून बनाए? क्या उन्होंने कहा कि ये जो पेपर लीक का जो गोरख धंधा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है? इसमें पकड़ा किसको जाता है? दूसरे तीसरे चौथे के छोटे भाइयों को पकड़ा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े तो हैं। अभी जो पेपर लीक हुआ है उसमें एक राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि जब तक सिद्ध नहीं हो जाए हम कम से कम प्रयास करते हैं, एक राजनीतिक स्थापित राजनीतिक पार्टी का जो बहुत सारा उछल रही है आजकल, उससे संबंधित कोचिंग सेंटर चलाने वाले ने पेपर जो है वो खरीदा है। तो पेपर लीक में और ये जो कोचिंग माफिया है उसमें निश्चय ही एक बहुत बड़ी सांठगांठ है। अब हम लौट आते हैं कि मोदी जी ने तो माफ़ कर दिया है, सिविल सोसाइटी क्या माफ़ करेगी या नहीं करेगी, इसके आगे आने वाले रिपरकशन क्या रहेंगे। और ये लोग बच्चे तो कहीं भी नहीं हैं, मतलब ये भद्दे भद्दे वीडियो बना करके और पता नहीं क्या क्या करके फेसबुक से कुछ कमाना चाहते थे, कमा भी रहे होंगे, और उसमें एक बढ़ोतरी के लिए पहुंच गए कि गाली गलौज करके, मतलब फूहड़ता और गाली गलौज से बहुत सारे वीडियो हैं जो कभी कभी सुनने में आते हैं, उसमें खूब सारी गाली गलौज की जाती है और भद्दी भद्दी बातें भी की जाती हैं, और उसमें उनकी बड़ी इसको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यहाँ तो बात अलग है, वो बना रहे हैं, अब उसको कानून देखे, जो सुनने वाले हैं वो तो देखिए, इस तरह की चीज़ों को सुनने वाले बहुत सारे निठल्ले लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐबी लोग बैठे हुए हैं, वो ये सब पसंद करते रहेंगे, कुछ लोगों की कुछ कमाई होती रहेगी। लेकिन ये लोग सीधे सीधे छात्र तो हैं ही नहीं। अगर ये नियम भी हो जाए कि चलो छात्र हैं और पहले कोई उत्पात नहीं किया है, लेकिन इसमें ये जितने भी लोग सामने आ रहे हैं उनमें से कोई भी छात्र नहीं है, नीट का तो छात्र ही नहीं है। 3000 बदमाश पकड़े गए हैं, जिसमें रेपिस्ट हैं, डकैत हैं,
और कई जो गंभीर अपराधों के अपराधी हैं। और ये महादुष्ट लोग जो ये रेव पार्टी का आयोजक हैं, ये दिपके फिक्के ये बोल रहे हैं कि आप ये नहीं करोगे हम वो कर देंगे। चैलेंज कर रहे हैं वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को। बट दूसरी तरफ वो विवश लोग हैं जो कि हार पे हार सहते सहते ऐसे नहीं हो गए हैं और वो किसी भी तरह की काठ की घोड़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ों को क्षमा बड़न को चाहिए छोटन वो बात कर दी है, लेकिन ये छोटे नहीं हैं, ये महाधूर्त वामपंथियों द्वारा शिक्षित, प्रेरित और प्रशिक्षित जो है वो शैतान है। और इसमें से बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। एक लड़की को हमने सुना, कईयों ने सुना होगा कि ये बेच दिया, चाय बेच दिया, किसी ने देखा नहीं, लेकिन देश बेच रहा। हम देख रहे हैं भी कैसे देश बेच रहा है, कैसे देश बेचा जा सकता। कोई भी वामपंथी आके सिद्ध कर दे कि देश इस तरह से बिक रहा है, ये बहुत ही घटिया किस्म की जुमलेबाजी है। और दूसरी बात है कि लगातार मैं कोशिश करता हूं कि इसको रिपीट करूं, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड जो है ना वो खबर है कि देश में जो रोजगार हैं उनका अनुमान स्टैटिस्टिकल नियम के हिसाब से 64 करोड़ के आसपास है। उसको आप 0.1 से डिस्काउंट कर सकते हैं, तो यानी कि 60 करोड़ के आसपास तो देश में जॉब हैं। उस जॉब में पड़ोस की जो है ना वो क्या कहते हैं, जो प्रेस करने वाला है और सब्जी की जो मालन है वहाँ से लेकर के अडानी अंबानी तक सभी लोग शामिल हैं। अधिकतर लोग स्वयं व्यापार में और व्यापार करके जीविका कमा रहे हैं। सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं और इन्फ्लेशन यहाँ की महंगाई 4.2% है। 1970 के दशक में जबकि कुछ परिस्थितियां थी भीषण, ये महंगाई की दर 34% थी। तो इन संख्याओं का कारण कुछ भी होगा, अगर लोग ढूंढें तो उनको मिल सकती हैं, लेकिन वो तो ढूंढते नहीं है ना। जो वामपंथियों का कुप्रचार है उसका एक क्लोज साइकिल चलता रहता है, लगातार वो रिपीट करते रहते हैं। तो हमें आशा है कि बातचीत जो स्टेट्समैनशिप की जो रणनीति है प्रधानमंत्री की, कि उन्होंने कहा है कि मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन जो इनके ऊपर केस चल रहे हैं इन गालीबाजों पे, इन लड़कियों पे और कोई भी हो उन पे, पहली बात तो ये वो अधिकतर उसमें कुछ छात्र तो इक्का दुक्का निकलेगा, नीट दिया हुआ तो कोई शायद ही होगा, क्योंकि सचमुच में इस तरह के नीट की परीक्षा देने वालों के ये ठीक है कि भीड़ भाड़ देख करके बहुत सारे लोग वहाँ पे खींचे चले आते हैं कौतूहलवश। उनके अलावा इस उत्पाद के अंदर अपराधी हैं और राजनीतिक जो है वो बदमाश हैं जो कि परिस्थिति का लाभ उठा रहे थे। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।